गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहू की विदा एकांकी को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। यहाँ पर दृष्टि का मतलब है नजर। राजेश्वरी, समझ गई। अपनी जीत के आगे तो वे किसी को सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद, जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। प्रमोद, जी आप। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस? मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रही हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ। उतावली का मतलब है बेचैन। राह देखना को इंतजार करना। उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजिया का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, कुंजी, कुंजी का मतलब है चाबी। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। यहाँ पर मंद गति का मतलब है धीरे। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी करो। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनते हो, गौरी के आने का समय हो गया। अब तुमने स्वागत किया और तैयारी नहीं की। स्वागत का मतलब है सत्कार।
राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले का मतलब है इज्जत वाले। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जब देखो तो बेढंगी बातें। बेढंगी का मतलब है ना समझी। जीवनलाल, यो लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने। राजेश्वरी, तुम समझती हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम्हें बताओ, मैंने कई बुरी बात कही है। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वो नाक मूंछ होते हुए भी नकटा है, मूंछ कटा है। नेपथ्य से हन का स्वर। यहाँ पर नेपथ्य का मतलब है रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह। राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकोहरे बदन। इकोहरे बदन का मतलब है दुबला पतला शरीर। इकोहरे बदन का सुंदर नवजुवक है। वह पैंट और कमीज पहने हैं। हाथ में बरसाती कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है। रमेश धीमे स्वर में, वो नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई, क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर। रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। हतप्रभ का मतलब है चकित होकर। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा। रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लभी कहेंगे। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कर रहे हो। बेटी बाल चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। यहाँ पर नाक भौं सिकुड़ी का मतलब है असंतोष व्यक्त करना।
जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। शराफत का मतलब है भल मन सहत, इंसानियत का मतलब है मानवता, दुहाई का मतलब है पुकार। कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि? जीवनलाल, अनसुनी करके मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी को बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपने बेटी के लिए तुम दूसरी से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है। उलझन का मतलब है परेशानी। कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटी वाला यह याद रखे कि वो बेटी वाला है तो सब उलझने सुलझ जाए। जीवनलाल रुक कर पत्नी को देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपको चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ सासुजी, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? मुंह ताकना का मतलब है आशा से किसी को और देखना। अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओर में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यौवनिका बात होता है। यहाँ पर यौवनिका का मतलब है रंगमंच का पर्दा। बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं, इस अवतरण का प्रसंग भी लिखिए। आंसर, उपयुक्त वाक्य कमला के भाई प्रमोद ने अपनी बहन के ससुर जीवनलाल जी से कहे। प्रमोद अपनी बहन कमला की विदा के लिए उसकी ससुराल में आया है और उसके ससुर से अपनी बहन कमला की विदा के लिए
निवेदन करता है और कहता है कि अगर कमला को सावन के शुभ अवसर पर विदा नहीं किया गया तो उसकी माँ का हृदय टूट जाएगा। वक्ता का शोर दिन क्यों कहा गया है? उसकी क्या विवशता है? आंसर, वक्ता अपनी बहन को शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देता है, लेकिन उसके ससुर जीवनलाल कहते हैं कम दहेज दिया गया है और उनकी बिरादरी में नाक कट गई है। जीवनलाल 5,000 की मांग करता है। प्रमोद, कमला का भाई, गरीबी के कारण इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ है। वक्ता का यहाँ आने का क्या आशय है? क्या उसे इस कार्य से सफलता मिली? आंसर, वक्ता प्रमोद अपनी बहन कमला को सावन के शुभ अवसर पर विदा के लिए आया है। हाँ, उसे इस कार्य में अंत में सफलता मिल जाती है। यहाँ किस सामर्थ्य की बात कही गई है? समझा कर लिखिए। यहाँ प्रमोद के सामर्थ्य की बात कही गई है। प्रमोद एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और परिवार अपनी हैसियत के मुताबिक कमला की शादी पर खातिरदारी और दहेज जीवनलाल को देता है, परंतु लोभी जीवनलाल और दहेज की मांग करता है। जीवनलाल प्रमोद को यहाँ तक कहता है, अगर दहेज नहीं दे सकते तो आप झोपड़ी में रहने वाले को हम मोहल्लों में रहने वालों से नाता नहीं जोड़ना चाहिए था। जीवनलाल के नाम पर धब्बा क्यों लगा और भारी बिरादरी में उनकी हंसी क्यों हुई? क्या उनका यह कथन ठीक है? आंसर, बेटे रमेश की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने अच्छी तरह खातिरदार नहीं की और गरीब होने के कारण कम दहेज दिया। जीवनलाल अपने आपको कमला के परिवार से ऊंची हैसियत वाला समझता है और उसके भाई प्रमोद को उपयुक्त शब्द कहता है। नहीं, उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वह खुद भी बेटी वाला है। मरम की क्या विशेषता होती है? यहाँ मरम शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? आंसर, मरम से जख्म भरते हो। यहाँ पर कम दहेज मिलने से आहत जीवनलाल कमला के भाई प्रमोद से दहेज मांगने के लिए मरम शब्द का प्रयोग करता है। जीवनलाल दहेज प्राप्त करने के लिए मरम शब्द का प्रयोग करता है। क्या मरहम का प्रबंध हो सका? सविस्तार लिखिए। आंसर, मरहम का प्रबंध कमला की सास राजेश्वरी कर देती है, पर उसी वक्त उसका बेटा रमेश, जो कि अपनी बहन गौरी की विदाई के लिए ससुराल गया था, बहन की विदाई की वगैरह आ जाता है। वो अपने माता पिता को बताता है कि गौरी के ससुराल वालों ने पूरा दहेज लाने की वजह से गौरी की विदाई नहीं दी। हालांकि गौरी की शादी पर अच्छा खासा दहेज दिया गया था। इस घटना से जीवनलाल आहत हो जाता है और बेटी वालों के दर्द को समझाता है और बहू को विदाई दे देता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जीवनलाल के चरित्र पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आंसर, बहू की विदाई एकांकी में जीवनलाल का चरित्र विशेष महत्व रखता है। दहेज जैसी सामाजिक परंपरा के निर्वाह की पूर्ति के लिए वो अपने पुत्र रमेश की पत्नी कमला को पहले सावन पर उसके मायके नहीं भेजना चाहता, क्योंकि वो पूरा दहेज नहीं लाई है। वो अपने समृद्धि और सामर्थ्य के आगे बहू के भाई प्रमोद को नीचा दिखाता है। वह
प्रमोद के प्रति कटु शब्द का प्रयोग करता है, जिसे वह चुपचाप सहन करता है, क्योंकि वह वधू पक्ष का भाई है, जिसे वर पक्ष के सामने सदा झुकना पड़ता है। अपनी झूठी शान रखने के लिए जीवनलाल बेटी के विवाह में सामर्थ्य से अधिक धन खर्च करता है। वह स्वयं को नाक वाला अर्थात सम्मान वाला कहता है और बड़ी अधीरता से अपनी बेटी की प्रतीक्षा करता है और उसके स्वागत की विशेष तैयारी करता है। उसकी नाक भौं करती है और मूंछ भी नीची होती है जब उसकी अपनी बेटी गौरी की विदाई नहीं होती, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी उसे दहेज की मांग कर रहे हैं। वो क्रोधित होकर शराफत और इंसानियत की बात करता है, जिसकी उसमें स्वयं कमी है। पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर वह बेटी और बहू के संबंध को लेकर उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि जिस बहू की वह दहेज के कारण विदाई नहीं करना चाहता वह भी किसी की बेटी है। वो अपने किए पर लज्जित होता है और पत्नी से कहता है कि बहू की विदाई की तैयारी करो।